Good morning, dear students. This is Dr. Abhishek Nath, Assistant Professor of Political Science, MLT College Saharsa, BN Mandal यूनिवर्सिटी मधेपुरा बिहार। आज हम लोग थेरीज ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे, जो बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल थियोरी का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहला इसमें लोगों का शासन होता है, राइट। और हम सभी के दिमाग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा दिमाग में आती है, जिसे हम कई बार डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, जिसको खास करके अब्राहम लिंकन से एसोसिएट किया जाता है। हालांकि यह विचार उसके पहले भी कुछ विद्वानों ने दिया था, लेकिन इसे पॉपुलराइज़ किया अब्राहम लिंकन ने। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो ये समझें कि आखिर हम किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, राइट। आज हम जिसे लोकतंत्र कह रहे हैं, या डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, डेमोस और क्रेशिया, इन दो वर्डों से मिली है, ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ है जनता का शासन, लोगों का शासन, राइट। डेमोस एंड क्रेशिया, डेमोक्रेसी हो गई, राइट। जब इनिशियली डेमोक्रेसी को कंसीव, एक आइडिया ग्रुप में कंसीव किया गया था, तो ये जनता की संपूर्ण भागीदारी के रूप में थी लोकतंत्र। आज हम जिस डेमोक्रेसी में हैं, जिसे हम जी रहे हैं, देख रहे हैं, जिसे हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं, एक्चुअली वो डेमोक्रेसी का एक वेरिएंट, और देयर में बी मेनी अदर वेरिएंट्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड, एंड अकॉर्डिंग टू दी कल्चरल पार्टिकुलरिटीज़, अलग अलग कल्चर की जो विशिष्टताएं हैं, उसके आधार पे लोकतंत्र के अलग अलग वेरिएंट्स भी डेवलप हो सकते हैं। लेकिन हमने कभी इसकी चर्चा नहीं की है, या इसकी चर्चा कभी नहीं की जाती है, राइट। और लोकतंत्र जिसे हम समझ रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं, एक्चुअली वह लोकतंत्र नहीं है, वो एक खास ब्रांड ऑफ लोकतंत्र है, अ पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज़ यू कैन से अ लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उदारवादी, प्रजातांत्रिक, उदारवादी, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, राइट। ठीक है, इस पर हम लोग आएंगे। पहले एक फॉर जनरल एक लोकतंत्र की बात कर लें। जब लोकतंत्र हम कहते हैं, इसका मतलब है जनता का शासन। अरस्तु ने जब सबसे पहले इस आइडिया को प्रोपाउंड किया, तो जैसा आपको पता भी होगा, उसने कहा डेमोक्रेसी इज़ द सिस्टम ऑफ रूल इन विच पीपल रूल एंड रूल्ड इन टर्न, राइट। पीपल रूल्ड, लोगों पे शासन होता है, एंड रूल इन टर्न, और जब अपनी बारी आती है तो शासन भी करते हैं। अर्थात जनता का शासन में बराबर की सहभागिता होती है, साझेदारी होती है। ये बात और है कि उस समय जनता, जो सिटीजन था, नागरिक थे, उनका ही दायरा काफ़ी सीमित था। जैसे विदेशियों को, दास को, और महिलाओं को भी, जो कि एक ज़्यादा चिंता का विषय है, महिलाओं को भी शासन सत्ता से दूर रखा गया था, राइट। लेकिन जो आइडिया है उसके पीछे हम लोग चलते हैं, कि इसमें जनता की सहभागिता होगी, जनता शासन करेगी जनता के ऊपर, राइट। यानी ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आज हम इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी का एक ब्रांड कहकर अलग करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। इसे आधुनिक समय में आगे चल के जीन जैक रूसो ने इसे वापस से स्थापित करने का प्रयास किया, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की अपने जनरल विल की थ्योरी के द्वारा, सामान्य इच्छा के सिद्धांत के द्वारा। उसने माना कि सामान्य इच्छा का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, ये उदार, प्रजातांत्रिक, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के ही खिलाफ था, राइट। कि जब इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है तो विल जो है सो विल नहीं रहता, राइट। सो उसने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की थी। लेकिन जो लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसका री इन्वेंशन आधुनिक राज्यों और उदारवाद, पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में जब उदय हो रहा था, तो इसके साथ यह उत्पन्न हुआ, राइट। देखिए, पूंजीवाद, उदारवाद के साथ लोकतंत्र का मिल जाना केवल एक, हम कह सकते हैं, ऐतिहासिक एक्सीडेंट था, राइट। क्योंकि एक खास समय में दोनों एक तरह की बात कर रहे थे। लोकतंत्र यह बात करता है कि शासन
व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, यानी अधिकारों की समानता, शासन करने के अधिकार की समानता, राइट। जिस समय 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुई थी, जिसके बाद से मॉडर्न आधुनिक राज्यों के उत्पत्ति को माना जाता है, उस दौरान जो बहुत सारे डेस्पोटिक अथॉरिटेरियन रूल आप कह सकते हैं, अथॉरिटेरियन सरकारें थीं, सर्वसत्तावादी सरकारें थीं, जो जनता के ऊपर राजा का शासन हुआ करता था, अथॉरिटेरियन राजा का शासन हुआ करता था, उसके खिलाफ जो एक मध्य वर्ग उदय हो रहा था, मध्य पूंजीपति वर्ग उदय हो रहा था, उदित हो रहा था, वो अपने लिए राजा और उसके कोर्टमैन में रहने वाले लोगों के समान ही अधिकारों की मांग कर रहा था। अर्थात कुछ ऐसे अधिकार जैसे जिन्हें हम सिविल राइट्स कहते हैं, जैसे बिना किसी दोष के उन्हें सज़ा न दी जाए, उन्हें बोलने का अधिकार हो, उन्हें घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो। इसके बाद यह आगे बढ़ते हुए मांग ये थी कि चूँकि हम टैक्स देते हैं, हम शासन व्यवस्था को कुछ धन व्यवस्था दे रहे हैं, अपने व्यापार का हिस्सा दे रहे हैं, तो हमें भी शासन में सहभागिता होनी चाहिए। अर्थात कहीं ना कहीं ये शासन में ज़्यादा समान और समान अधिकारों की बात हो रही है। रिमेंबर, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडिंग दी पॉलिटिकल राइट्स, राइट, शासन करने के अधिकार को बढ़ाना। तो यह वो समय था जब लिबरलिज़म जो है, उदारवाद जो है, उदार राजा को और उदारता दिखानी चाहिए, किन मामलों में, अधिकारों के मामलों में, राइट। तो उदारवाद का उदय जो है और पूंजीवाद एक साथ जब उदय हुआ, इसी समय लोकतंत्र भी उभरकर सामने आया। हालांकि लोकतंत्र बड़े पैमाने पे लोगों की सहभागिता की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक कुछ लोगों को सहभागी बनाने की बात एटलीस्ट की जा रही थी। अतः लोकतंत्र के कुछ हद तक एक परिकल्पना स्थापित हो रही थी। तो उदारवाद और लोकतंत्र उस समय एक समान बात कर रहे थे, अर्थात अधिकारों की उदारता हो, और इसी आधार पे लोकतंत्र भी उसके साथ जुड़ गया, राइट। तो लोकतंत्र का जो विशेष वेरिएंट उत्पन्न हुआ उसे उदारवादी लोकतंत्र कहा गया, और जिसके प्रोपाउंड करने वाले जॉन लॉक को विशेष रूप से माना जाता है। जॉन लॉक, उसके बाद जेएस मिल ने इसे और आगे बढ़ाया, बेंथम मिल ने इसे आगे बढ़ाया। तो लोकतंत्र, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो पहले लोकतंत्र शासन सत्ता में सहभागिता राजा और उसके कोर्टमैन से मध्य वर्गों के हाथ में आया, पूंजीपति वर्ग के हाथ में आया, लेकिन वो इन अधिकारों को, शासन के अधिकार को फिर अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्हें ये डर था कि अगर ये जनता, बड़े पैमाने पर जनता के हाथ में चली गई, तो फिर ऐसी शासन व्यवस्थाएं एक गलत टर्न ले सकती हैं। इस सेंस में उनका ये मानना था कि क्योंकि धन संपत्ति हम क्रिएट कर रहे हैं, तो जिनकी शासन व्यवस्था में उन्हीं की सहभागिता होनी चाहिए जो संपत्ति से या ज्ञानवान हो, उन लोगों की ही सहभागिता होनी चाहिए, जो समझ सके शासन कैसे किया जा सकता है। जेएस मिल ने ये बात की थी, प्लूरल वोटिंग की बात की थी, जहाँ एक संपत्ति या योग्यता के आधार पर एक से ज़्यादा वोट की बात की थी, यानी एक वोट एक व्यक्ति का सिद्धांत तो आया नहीं था। और दूसरा, ये शासन के राज्य के बड़े पैमाने पर नागरिकों को इससे दूर रखा गया, जो कि एक ऐसा वर्ग था जो कि संपत्तिहीन था, मजदूर वर्ग कह सकते हैं आप इसको, एक बड़े पैमाने मासेस से उनको आप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को एक, चूँकि साधारण लोगों की संख्या ज़्यादा है और लोकतंत्र हमें पता है एक बहुमत के द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था है, तो अगर उनका शासन व्यवस्था होगा तो ऐसी नियम कानून लगाएंगे जिससे संपत्तिशाली वर्ग को हानि हो सकती है। इसलिए उन्होंने इस लोकतंत्र को कुछ लोगों के हाथ तक सीमित रखने के लिए उन्होंने जो व्यवस्था अपनाई उसे हम प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहते हैं। उनका यह मानना था कि बड़े पैमाने पर लोग शासन व्यवस्था में शामिल नहीं हो सकते, तो उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। वो प्रतिनिधि कौन होंगे? ज़्यादा पढ़े लिखे, संपत्तिशाली, समझदार लोग होंगे, राइट, जो शासन व्यवस्था में आएंगे, जिनको बड़े पैमाने पर लोग चुनेंगे और वो शासन व्यवस्था में जाकर के राज्य की व्यवस्थाओं में जाकर उनके लिए कानून बनाएंगे। तो इस प्रकार से उदार प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का उदय हो गया, जिसमें हम आज रह रहे हैं। यह लोकतंत्र का एक पार्टिकुलर ब्रांड है। यह लोकतंत्र नहीं है। क्लासिकल लोकतंत्र जिसकी बात हम कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो ये नहीं है, राइट। ओके, सो वी आर लिविंग इन ए पार्टिकुलर वेरिएंट ऑफ डेमोक्रेसी। इससे अब यही रहने देते हैं ये चर्चा। ये इस पूरी चर्चा का मेरा मकसद ये था कि हम इसे लोकतंत्र से कंफ्यूज ना करें। ये लोकतंत्र का एक पार्टिकुलर ब्रांड है, राइट। ओके, तो अब जो एक उदार प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है, जिसे लोकतंत्र कहकर परिचालित किया जाता है, इससे कई सिद्धांत जुड़े हुए रहे हैं।
इसको परिभाषित करने, इसको डिफाइन करने, जनरलाइज करने शासन व्यवस्था किस तरह की है, कैसी है, कई सारे सिद्धांत रहे हैं जो कि जिन्हें हम अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देख सकते हैं, राइट। सबसे पहला ऑब्वियसली जो लोकतंत्र है वो उदार लोकतंत्र है, जिसके साथ लोकतंत्र एक अनन्य रूप से जुड़ गया है आज, जिसे हम उससे अलग नहीं कर सकते। उदार लोकतंत्र की शुरुआत ऑब्वियसली जॉन लॉक, बेंथम मिल के द्वारा हुई, जिसे आगे बढ़ाया गया। लॉक का ये मानना था कि राज्य का काम क्या है, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। संपत्ति सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, राइट। उदार लोकतंत्र में लोगों को बड़े पैमाने पे सिविल पॉलिटिकल राइट्स दिए गए, राइट। अब उदार लोकतंत्र के साथ दिक्कत यह है कि इसने बड़े लोगों के, जैसा मैंने बताया कि ये सबके समान अधिकारों की बात नहीं किया गया, इसमें सबकी समान सहभागिता की बात नहीं की गई। जेस मिल, जिनको काफ़ी एक प्रोग्रेसिव स्कॉलर माना जाता है, जिन्होंने नकारात्मक राज्य से सकारात्मक राज्य की तरफ राज्य को मोड़ा, उन्होंने भी लोकतंत्र को एक परिरक्षा की बात की है, राइट। उन्होंने बात की है कि अगर लोकतंत्र बड़े पैमाने लोगों के हाथ में चली जाएगी तो व्यवस्था विकृत हो सकती है। अगर हम याद करें तो अरस्तु ने भी कुछ अच्छे शासन व्यवस्थाओं और उनके विपरीत रूपों की बात की है। तो डेमोक्रेसी को एक आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में रखा है और उसकी जो विपरीत व्यवस्था है उसे उन्हें मोबोक्रेसी कहा है, राइट। हालांकि अरस्तु के लिए भी लोकतंत्र एक डिज़ायरेबल व्यवस्था नहीं थी, राइट। उन्होंने लोकतंत्र और अरिस्टोक्रेसी के मिले-जुले रूप को, मिश्रित शासन व्यवस्था को अच्छा माना है। खैर, ये अलग चर्चा है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि डेमोक्रेसी उनके लिए एक आइडियल व्यवस्था है जो कि वास्तविक अर्थों में मोबोक्रेसी में बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं यही संभावना, यही विचार प्रारंभिक उदारवादी थिंकर्स जो थे, स्कॉलर्स थे, उनके माइंड में भी रही है, राइट। लेकिन उन्होंने मुख्यतः यह है कि उन्होंने उन प्राचीन आदर्शों के आधार पर लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया। उदार लोकतंत्र उदार लोकतंत्र में पूंजीवादी समाज में एक संपत्तिशाली और पढ़े लिखे लोगों की खास भूमिका ने लोकतंत्र से बड़े पैमाने पर लोगों को दूर भी रखा एक लंबे समय तक, जिसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप कई सारे सिद्धांत उभर कर आए। मार्क्सवादियों ने खास करके इसकी आलोचना की कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों की ही शासन करते हैं और ज़्यादा लोग शासित होते हैं। 5 साल में आप एक बार कुछ लोगों को अगर चुन देते हैं तो उसके थ्रू शासन करना, स्वतंत्र होना एक बहुत ही 5 साल में एक बार की स्वतंत्रता है, राइट। उसके बाद आप उनसे 5 साल के लिए बन जाते हैं, आप उन्हें वापस नहीं बुला सकते, आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, और एक बार जिन लोगों को आपने चुन दिया तो फिर वो आपके मालिक बनकर बैठ जाते हैं, राइट। सो मार्क्सवाद ने इसकी क्रिटिक की। इसके साथ ही बड़े पैमाने पे कुछ ऐसे स्कॉलर उभर कर आए, खासकर अमेरिकी स्कॉलर, जिन्होंने अनुभव के आधार पे, अनुभवात्मक रूप से लोकतंत्र का अध्ययन किया और ये माना कि उदार लोकतंत्र जैसा प्रचारित करता है आदर्श रूप में, लोकतंत्र वैसा नहीं है, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अनुभव के आधार पर एक दूसरी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्पन्न होकर आती है, जिसमें 2 तरह के सिद्धांत हैं। इस अनुभववाद के आधार पे, एम्पिरिकल स्टडी के आधार पे 2 तरह की व्यवस्थाएं उभर कर सामने आई, 2 तरह के सिद्धांत उभर कर सामने आए। जनरलाइजेशन, जिन्हें हम कह सकते हैं, एक समूह सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम ग्रुप थियरी कहते हैं, जिसमें ट्रूमैन, बेंटले, रॉबर्ट डहल जैसे स्कॉलर्स रहे, जिन्होंने बताया कि शासन, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अधिकार व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज कई सारे ग्रुप्स में बटा हुआ है, समूहों में बटा हुआ है, और समूहों के पास और समूहों के रूप से वो इंटरेक्शन करके शासन में सहभागिता करने का प्रयास करते हैं। अतः समूहों को ही शासन का अधिकार होना चाहिए, राइट। अलग अलग समूहों को शासन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और उनके बीच के इंटरेक्शन से जो समूह भर कर सामने आए वो शासन करे, राइट। तो उन्हें लगा कि समूह के रूप में लोग बटे हुए हैं और समूहों के बीच इंटरेक्शन होता है, और उसमें से जो समूह ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जो शासन व्यवस्था पे कैप्चर कर लेता है, वो शासन करता है। अर्थात उन्होंने व्यक्ति की शासन व्यवस्था को समूह की शासन व्यवस्था के रूप में बदल दिया, राइट। रॉबर्ट डहल ने इसे खास करके एक खास तरह की शासन व्यवस्था से पॉलियार्की कहते हैं, उन्होंने इसके रूप में डेवलप किया। उन्होंने पॉलियार्की जो है वो क्या, एक डिफॉर्म डेमोक्रेसी है, राइट। डेमोक्रेसी का एक अलग विकृत रूप आप कह सकते हैं, जो एक्चुअल रूप है, राइट।
जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत जो है अनुभववाद के आधार पर, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ने यह देखा, ये माना कि एक्चुअली शासन में जनता के नाम पे एक खास विशिष्ट वर्ग होता है जो शासन करता है। वो विशिष्ट वर्ग संपत्ति के आधार पर विशिष्ट वर्ग हो सकता है, वह अपनी जानकारी और योग्यता के आधार पर विशिष्ट वर्ग हो सकता है, वह अपने कुछ खास गुणों के आधार पे, फॉक्स एंड लायन की गुणों के आधार पे एक विशिष्ट वर्ग हो सकता है। इसके तहत अर्थात ये मानना था कि जनता की सहभागिता एक मिथ है, जनता की संपूर्ण सहभागिता एक मिथ है और जनता के नाम पे एक विशिष्ट वर्ग है, वही शासन करता है। और वो विशिष्टता किसी खास अर्थ में हो सकती है। कुछ ने विशिष्ट वर्गों के बीच सर्कुलेशन की बात भी की है, राइट। इस आधार पर अलग अलग स्कॉलर्स रहे हैं, जिनमें 4 बड़े महत्वपूर्ण स्कॉलर्स रहे हैं जिनका नाम आप शायद जानते भी होंगे। विल्फ्रेड पैरेटो, गिटानो मोस्का, इटालियन थे, विल्फ्रेड पैरेटो, गिटानो मोस्का और सी राइट मिल्स, जिन्होंने द पावर एलिट की किताब लिखी है। इसके अलावा जोसेफ शुम्पीटर भी एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर हैं, जिन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसे हम डेमोक्रेसी सोशलिज्म, जस्ट गिव मी अ मिनट, हिज बुक नेम इज समटाइम्स आई very famous book, capitalism probably is, yeah, it's capitalism, socialism and democracy, right। उसमें भी उन्होंने ये बताया कि जो अनुभववाद के आधार पे हम देखते हैं कि विशिष्ट वर्ग का ही शासन स्थापित होता है, राइट। कुछ ऐसे स्कॉलर्स भी रहे हैं जिन्होंने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का ये मानना रहा है, उन्होंने एक्चुअली ये स्थापित करने का प्रयास किया है कि विशिष्ट वर्ग की शासन जो है वही एक एक्चुअली वास्तविक शासन व्यवस्था स्थापित होती है जब हम लोकतंत्र को थियरी से उतारकर प्रैक्टिकल धरातल पर रखते हैं, और जनता का शासन एक मिथ है। एक तरह से हम माने तो अस्तु से लेकर सबने ये माना है कि लोकतंत्र में जनता की डायरेक्ट सहभागिता जो है सो एक पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी के टाइम में तो कई बार ये कहा जाता है कि लोकतंत्र एक बहुत ही जनसंख्या बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है तो सभी लोग शासन व्यवस्था में शामिल नहीं हो सकते। कुछ ये कहते हैं कि लोकतंत्र एक काफ़ी टेक्निकल, इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, लोगों के पास लीजर टाइम नहीं होता है, लोग खुद ही नहीं चाहते कि हम पास इतना समय नहीं कि हम शासन में सहभागिता करें, इसीलिए विशिष्ट वर्ग उभर कर सामने आता है और ये शासन करता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये बात यह है कि एक्चुअली लोगों की सहभागिता को इनकरेज नहीं किया जाता, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, उदार लोकतंत्र को कुछ हाथों तक सीमित रखना चाहता था। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की व्यवस्था है, यह लोगों एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की व्यवस्था को रोकने का तरीका है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अलग अलग कैसे इससे पॉसिबल बनाए उसके भी तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो सकती हैं, जैसे आप पार्टिसिपेट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी आप अपने नेताओं को रिकॉल करने की व्यवस्था हो सकती है, प्रत्याहार की व्यवस्था, जिसे हम कई बार हम आप कह सकते हैं कि हम लोगों के जनमत लेने का प्रयास करें, प्रत्येक पॉलिसी पे हम लोगों की जनमत को जानने का प्रयास करें। तो ये कई तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा लोकतंत्र को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। खैर, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांतकार ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि जनता की शासन की सहभागिता एक्चुअली मिथ है और इस आधार पर विशिष्ट वर्ग ही शासन करता है, राइट। इसके बाद जो अगली व्यवस्था है उसे हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कह सकते हैं, जो ठीक जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है इसके अगेंस्ट आप कह सकते हैं। इन लोगों का ये मानना था कि डेमोक्रेसी को एक अलग ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित कर दिया गया है। कैरोल पिटमैन, मैकफर्सन इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स रहे हैं इस डेमोक्रेसी को स्थापित करने वाले। उनका ये मानना है कि जनता की सहभागिता को बढ़ाया जाना चाहिए, इसके लिए शासन व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शासन में सहभागी बन सके। इसके अलावा एक और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात किया जिसे हम कई बार डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, जिससे हम रॉबर्ट कोहेन ने विकसित किया। उनका यह मानना था कि परिचर्चात्मक लोकतंत्र। देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ शासन के प्रति संसद में एक डेलिब्रेशन होता है, उसके आधार पर शासन किया जाता है। लेकिन वास्तविक अर्थों में हुआ क्या है कि डेलिब्रेशन जो है वो एक डेलिब्रेशन एक बहुत ही खुले हुए मानसिकता के साथ होनी चाहिए, जहाँ कुछ लेने कुछ देने की समझ होनी चाहिए, तभी जाकर अच्छा डेलिब्रेशन पॉसिबल है। उसके लिए सभी लोगों को इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है आजकल की डेमोक्रेसी में, आप लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में आप देखेंगे कि ज़्यादातर व्यवस्थाएं एक खास पार्टी जो कि बहुमत का शासन होता है वही इस सारी व्यवस्थाओं को शासन करने का
उन इन चर्चाओं में उनकी ही ज़्यादा सहभागिता होती है और वो अपने विचारों को ही मनवाने का प्रयास करते हैं, न कि वो विपक्षी पार्टियों के विचारों को भी अकोमोडेट करने का। तो कहीं ना कहीं सहभागी लोकतंत्र भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली लोकतंत्र को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने के प्रयासों के रूप में हम देख सकते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को भी और सहभागी लोकतंत्र को भी। अब अगर हम और एक सबसे उदारवादी लोकतंत्र के क्रिटिक के रूप में एक जो है उससे मार्क्सवादी सिद्धांत कह सकते हैं, या जिससे हम कई बार पीपल्स डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जनवादी लोकतंत्र का सिद्धांत। अगर आप ध्यान दें तो ज़्यादातर जो साम्यवादी राज्य हैं उनके आगे आप पीपल्स लगा हो पाएंगे, जैसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो आखिर ये पीपल क्यों है इसके आगे, जबकि हम सभी जानते हैं ऑथोरिटेरियन व्यवस्थाएं। एक्चुअली मार्क्स का ये मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था जो होती है, जो राज्य वो शासन व्यवस्था अपने आप में सत्तावादी ही होती है। उसमें कुछ लोग ज़्यादा लोगों पे शासन करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लोगों पे शासन करते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसे लोकतंत्र कहकर प्रचारित किया जाता है, उसमें भी कुछ लोग ज़्यादा लोगों पे शासन कर रहे हैं, राइट। इस आधार पे जो साम्यवादी व्यवस्था है वो ज़्यादा लोकतांत्रिक है, क्योंकि वह मजदूर वर्गों का शासन है उस पर। पूंजीपति वर्ग एक छोटा वर्ग है जो मजदूरों पर शासन कर रहा है, लेकिन पूंजीपति वर्ग ज़्यादा बड़ा वर्ग है, एक जनता का ज़्यादा बड़ा वर्ग है। और मार्क्सवादी ये मानते हैं कि जो समाजवादी व्यवस्था होगी उसमें सभी लोग मजदूर वर्ग ही होंगे, और जब मजदूर वर्गों का शासन होगा तो ऑब्वियसली एक ज़्यादा बड़ा लोकतंत्र होगा, राइट। हालांकि इसे बाद में जाकर लेनिन ने रिफॉर्म भी किया। उन्होंने माना कि मजदूर वर्ग सभी शासन में सहभागी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए एक वेनगार्ड पार्टी की ज़रूरत है जो कि उनके लिए शासित करेगी, उनके बिहाफ पे शासन करेगी। तो कहीं ना कहीं ये फिर साम्यवादी व्यवस्थाओं में ही एक विशिष्ट वर्ग के उदय भी होने लगा धीरे धीरे, जिसे आगे चलकर मिलोवान जिलास ने अ न्यू क्लास कहा है, जहाँ पे साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं में आप देखेंगे कि अभी ब्यूरोक्रेटिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो गई। और कुछ खास जो साम्यवादी पार्टी है, जिससे आप कई बार हम साम्यवादी पार्टी के हेड्स जो हैं, जो एक कमेटी होती है जिसे पोलित ब्यूरो कहते हैं, तो वो सर्वहारा का शासन जो है वो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, पोलित ब्यूरो का शासन हो जाता है, और वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, राइट। तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह की विशिष्ट वर्गीय शासन ही स्थापित हो जाता है। लेकिन फिर भी मार्क्सवाद का ये मानना है कि शासन व्यवस्थाएं, राज्य दोनों ही एक तरह से शोषण का यंत्र है, तो किसी भी तरह का शासन जो होगा वो सत्तावादी शासन ही होगा। इसलिए उन्होंने जब सर्वहारा के शासन की बात की, उससे भी उन्होंने डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट कही। उसे ये नहीं कहा कि इट्स रूल ऑफ प्रोलेटारिएट, बट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, क्योंकि उनका मानना था इसमें कुछ वर्ग बड़े वर्गों पर शासन करता है। तो जो भी शासन व्यवस्थाएँ हैं वो कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं डिज़ायरेबल नहीं है। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए राज्य जहाँ पे राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज हो। जब तक वर्ग रहेंगे, जो भी शासन व्यवस्था स्थापित होगी वो एक वर्ग का दूसरे पे थोपा गया शासन होगा, राइट। ओके, अब हम कुछ मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। जो डेमोक्रेसी की जो ट्रैवल रहा है 16-17 सेंचुरी से लेकर के आज तक, इसे कुछ मॉडल्स के रूप में हम देख सकते हैं। जो इनिशियल डेमोक्रेसी रही है उसे हम कई बार 4 तरह के मॉडल की बात कर सकते हैं। सबसे पहली जो इनिशियली रही है उसे हम कई बार क्लासिकल डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे मैंने चर्चा की जब जॉन लॉक बेंथम मिल ने स्थापित किया, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी उत्पन्न हुआ क्लासिकल डेमोक्रेसी। इससे पहले थोड़ा जब प्लेटो ने जब इसकी बात की और इसकी शासन व्यवस्था एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, दैट इज़ अ क्लासिकल डेमोक्रेसी, राइट। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की। इसके बाद जो अगला फॉर्म है उसे हम प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी कहते हैं। यहाँ पे क्या था, जनता को शासन से प्रोटेक्ट करने की बात थी। तो यहाँ पे लॉक मिल वगैरह आ जाते हैं, जहाँ पे इन्होंने ये प्रयास किया कि कैसे शासन से जनता को बचा कर रखना है, एक ऐसी शासन व्यवस्था हो, राइट। तो ये प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के रूप में लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसके बाद अगला मॉडल जो है सो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी क्या है। डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी अर्थात यहाँ ये माना गया कि लोकतंत्र को जनता के विकास का एक साधन मानना चाहिए, जनता के विकास में सहयोग करे। तो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी स्पेशली हम लोग जॉन लॉक तक सीमित रख सकते हैं, जॉन लॉक के विचारों तक। और इसे जो थोड़ा चेंज किया जेस मिल ने, और ये माना कि लोकतंत्र का काम ये भी होना चाहिए कि वो जनता के क्षमताओं का विकास करे, राइट। तो ये जेस मिल से जुड़ा जाता है। तो मिल ने जिस ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी को थोड़ा सहयोग किया, उसे हम डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी कहते हैं। और इस मॉडल को खास करके जीन जैक्स रूसो ने ज़्यादा आगे बढ़ाया है। जब जनरल विल के द्वारा उन्होंने बताया कि शासन जो है सो
शासन व्यवस्थाएं जो है सो का काम जो है जनता का विकास है, जनता का सहभागिता है। जब तक ये सहभागिता नहीं होगी, उनका एक राजनीतिक अर्थों में एक संपूर्ण सहभागिता नहीं होगी, तब तक जनता का अपना विकास, उनकी स्वतंत्रता जो है सो लिमिट ही रहेगी। ठीक है, तो फ्रीडम जो है वो जनरल विल है जो कि एक्सप्रेस होना चाहिए। तो ये डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी के रूप में जिन जो सदस्यों को हम स्पेशली अटैच करते हैं। हाँ, मिल्स ने डेलिब्रेशन की बात और लोगों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट जरूर किया था, राइट। और एक चौथा जो वैरिएंट है उसे हम पीपल्स डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे हम आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादा इक्वालिटी की बात करता है, जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो बात कर रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेसी। सो ये 4 वेरिएंट ऑफ डेमोक्रेसी इन सारे डेमोक्रेटिक थियरी से निकल कर सामने आता है: क्लासिकल, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी एंड पीपल्स डेमोक्रेसी। तो ये लोकतंत्र का समूचा सिद्धांत है, आपको शायद समझ में आया होगा। एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब मैंने शुरू में बात की कि डेमोक्रेसी के अलग अलग वेरिएंट्स हैं और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की पॉसिबिलिटी जो है वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे स्विट्ज़रलैंड में रूसो के सिद्धांत के आधार पे एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की गई है और छोटे छोटे कैंटोन्स के रूप में वहाँ शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शासन में सत्ता में सहभागी होते हैं, अपना मत व्यक्त करते हैं। और एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कुछ हद तक ज़मीनी धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया है। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट यह है कि जो उदार प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है वो एक खास ब्रांड का लोकतंत्र है, ये हमें समझना होगा। और आप देखें तो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी मजबूत नहीं हैं, वहाँ पे शासन व्यवस्था पे, वहाँ डिसिप्लिन पे ज़्यादा जोर है। तो उन्होंने एक अलग तरह के डेमोक्रेसी की उन्होंने बात की है, जिसे कई बार वो गाइडेड डेमोक्रेसी कहते हैं। वो गाइड करेगी, डेमोक्रेसी को गाइड करेगी, लोगों में एक तरह के जीवन शैली को अपनाने के लिए गाइड किया जाएगा शासन व्यवस्था के द्वारा, गाइडेड डेमोक्रेसी हो जाएगी वो। अर्थात कहीं ना कहीं कल्चरल पार्टिकुलरिटीज़ के हिसाब से डेमोक्रेसी के अलग अलग वेरिएंट्स डेवलप हो सकते हैं और हमें इसकी तरफ प्रयास करना चाहिए, न कि एक खास ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी जिससे कि डेमोक्रेसी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, यूनिवर्सल डेमोक्रेसी के रूप में हम उसे ही अपनाएं, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।